बहादुर शाह जफर के हथियार डालने के बाद 21 शहजादों को, जिनका ताल्लुक शाही खानदान से था, मौत की सजा सुनाकर अंग्रेज अफसर मेटकाफ ने फांसी दे दी। इसके अलावा झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खां, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और फर्रुख नगर के अहमद खां के साथ और कई अहम शख्सियात, जिन पर पहली जंग आज़ादी में शामिल होने या फिर साथ देने का शक था, फांसी देकर मार डाला। मेरा मानना है कि जिंदगी में बुलंदी और जवाल इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। आई मीन कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अलग अलग सल्तनत और हुकूमत के साथ भी ऐसा ही हुआ। यार वैसे भी मुगल सल्तनत हो या ब्रिटिश हुकूमत, एक दिन तो उनका खात्मा हो ही गया। You're right. You know आफ्ताब, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि जो सल्तनत इतनी खून खराबा करके बनाई गई थी, वो सिर्फ अब तारीख के पन्नों में कैद होकर रह जाएंगी। ब्रिटानिया की हुकूमत तो अपने दिन तभी पूरे कर चुकी थी जब बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पीछे लोग खड़े होकर चुनौती दे रहे थे उनको। ये दूसरी बात है कि उनके पास ताकत थी, फ़ौज थी, बहुत सारी फ़ौज मंगाकर उन्होंने उस जज्बे को उस वक्त कुचल दिया। लेकिन सब जानते थे कि अब कुछ दिन की बात है। खींच लिया उन्होंने, 90 साल तक खींचा, लेकिन आखिर को जाना था, गए। बस ये है कि जो बड़ी तल्ख़ बातें हुई, जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया, कुचला गया, दिल्ली को बहुत दिन तक उजाड़ दिया गया था। और ये कहने को मिलता है कि एक वक्त ऐसा आया कि दिल्ली में कुछ नहीं बचा था। और गालिब का ये कहना कि जब इतने दोस्त मरे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में दिल्ली को पहुँचा दिया था। और उसके बाद आज़ादी और आज़ादी का वो तिरंगा कहाँ फहराया गया, वहीं उसी लाल किले से जहाँ सबसे पहले वो आवाज़ हिंदुस्तान की आज़ादी की बहादुर शाह जफ़र ने दी थी। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगज़ेब के बाद शुरू हो गया था। हाँ, ये तो हकीकत है। औरंगज़ेब के बाद मुगल सल्तनत में कोई ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ जो उसे मजबूती देता। क्यों? राइट। बहादुर शाह जफ़र से मुझे मुलाकात के एक एक पल याद हैं। उनसे मिलने का तजुर्बा मुझे एक एक चीज़ की याद दिलाता है। आप सोच क्या रहे थे? मैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में सोच रहा था। उनका इंतकाल एक जबरदस्त तूफान की तरह आया और पूरी सल्तनत को बहा कर ले गया। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाहों का आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक चल ही रहा है। औरंगजेब का इंतकाल 1707 में हुआ, लेकिन इनके अजदाद ने 1857 तक हुकूमत की। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 तक शहंशाह थे। औरंगजेब के बाद उनके बेटे बहादुर शाह अव्वल शाह आलम ने हुकूमत की बागडोर संभाली। औरंगजेब ने हुकूमत को जितना फैलाया था, उसको काबू में रखने के लिए जिस फन की जरूरत थी, वो बहादुर शाह अव्वल में नहीं थी। ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए वो 73 बरस की उम्र में हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद मुसलसल सफर में रहे। इसके बावजूद अपनी विरासत को उस खूबी से नहीं संभाल सके जिस तरह उनके अजदाद ने बखूबी संभाली थी। बहादुर शाह अव्वल ने 68 बरस की उम्र में 1707 में हुकूमत की बागडोर संभाली। बहादुर शाह अव्वल ने सिर्फ
5 बरस तक बादशाहत की। इस दरमियान उन्होंने मराठों से मुफाहमत की, राजपूतों के साथ अमन व शांति कायम की और सिखों के साथ दोस्ती की। अपने पूरे दौरे हुकूमत में सफ़र में ही रहे। आखिरी उम्र में लाहौर में आकर आराम किया और 27 फरवरी 1712 में इनका इंतकाल हो गया। महरौली से मुझे ख़ास अक़ीदत भी है और ख़ास लगाव भी। इसकी कोई खास वजह? एक वजह कहाँ, बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और उसके अलावा ज़फ़र महल भी है जो मेरे वालिद साहब मरहूम का तामीर किया हुआ है। ये उनकी निशानी है। और हाँ, वहाँ बहादुर शाह अव्वल, शाह आलम दोयम और अकबर शाह दोयम के मज़ार भी हैं। यानी कि अब वो तीनों वहीं आराम फरमाते हैं। लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना है ना अपनी खुशी चले। छापना मुझे इस सिलसिले में बिल्कुल भी इल्म ना था, लेकिन आपने इसकी जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अचानक यूं खामोश क्यों हो गए? उस दौर की एक रिवायत के बारे में सोच रहा था। क्या मतलब? उस दौर में एक रिवायत कायम हो गई थी कि बेटा बाप का कत्ल करता और फिर ये इल्जाम आयद करता कि वो अपने बाप से नहीं, अपनी हुकूमत से मोहब्बत करता है। अपनी हुकूमत से मोहब्बत करता है। मिर्जा खुर्रम, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? मिर्जा औरंगजेब, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बिदरे मोहतरम, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। तुम मुझसे नहीं, तख्त से मोहब्बत करते। बिदरे मोहतरम, आपने हमसे नहीं, अपनी तख्त शाही से मोहब्बत की। आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, आप तख्त शाही से मोहब्बत करते हैं। आपने हमसे मोहब्बत नहीं की बिदरे मोहतरम। क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बिदरे मोहतरम, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। तुम मुझसे नहीं, तख्त से मोहब्बत करते। मिर्जा औरंगजेब, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? मिर्जा खुर्रम, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत के जवाल की आगाही नजर आने लगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। वाह वाह। लेकिन झापना, मैं आपकी पिछली बात समझा नहीं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा बरखुदार। हुआ यूं कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद चंद ही दिनों में ये अंदाजा लगने लगा कि अब मुगल हुकूमत ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। वो लोग जो बादशाह तैमूर और बाबर का नाम सुनते ही कांप उठते थे, वही लोग अब उनका घर और उनकी विरासत लूटने लगे। और ये सब उनका वक्त अंग्रेजों के इशारे पर हो रहा था। उनका वक्त अंग्रेजों के इशारे पर हो रहा था। उन नालायक फिरंगियों ने मुझे लाल किले से महरूम किया। मैं
उसके दीदार के लिए तरस गया। वो मेरे अजदाद, मेरे पुरखों की पहचान और निशानी है। और बरखुदार एक वो जमाना था जब तमाम दुनिया में लाल किले की शान और शौकत का चर्चा आम हुआ करता था। आपने तो पूरी जिंदगी वहीं गुजारी। और नहीं तो क्या। फिर फिरंगियों ने मुझे लाल किले में ही कैद किया। बस कि वो गालिब वसीरी में भी आतिश ज़ेरे पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। और फिर मुकदमे की समाअत भी वहीं हुई। हाँ, फौजी अदालत भी वहीं लगाई गई थी। वो अदालत का एक खौफनाक मजाक था और कुछ नहीं। बहादुर शाह अव्वल के बाद जहांदार शाह तख्त नशी हुए। इन्हें सिर्फ 1 बरस ही हुकूमत करने का मौका मिला। इनके भतीजे ने 1713 में इन्हें आगरा में शिकस्त दी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से आगरा से फरार होकर दिल्ली का रुख किया, लेकिन दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए। यहीं 11 फरवरी 1713 को मौत की नींद सुला दिए गए। इसके बाद फर्रुखसियार को मुगल सल्तनत की बागडोर संभालने का मौका मिला। वो 1713 से 1719 तक मुगल हुक्मरान के तौर पर तख्त नशी रहे। इनके अंदर इंतजामी सलाहियत नहीं थी, इसलिए वो अपने मुशीर के मातहत रहे और बिरादरान सैयदैन इनकी आड़ में हुकूमत करते रहे। सैयदैन का हौसला इतना बुलंद हो गया कि उन्होंने 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियार को कैद करवा दिया और 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात में इन्हें कत्ल करवाकर उनके चचाजाद भाई रफीउद्दरजात को तख्त पर बिठा दिया। वज़ीर, मैं तुमसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज कीजिए दिल्ले सुभानी। खुदा ने हमें अपनी रियाया की देखभाल और उनकी फलाह के लिए मौका अता किया है। उस परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है और उसका शुक्रिया मैं हर वक्त अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी रियाया को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो और उनकी बका का हर कीमत पर ख्याल रखा जाए। आप मुतमईन रहें, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, इस बात का यकीन कीजिए। बहुत खूब। तुम्हारी बातें इस बात की निशानदेही है कि हमारी रियाया को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पुराने शाही फरमानों का क्या किया जाए? पुराने शाही फरमान हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहद ही कारआमद हैं। उन्हें कतई ज़ाया ना किया जाए और वो हमारे अजदाद को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। इसका मतलब है कि पुराने शाही फरमानों का तर्जुमा कराया जाए? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर हाँ, कुछ शाही फरमान ऐसे हैं जिन्हें फारसी से उर्दू में तर्जुमा करवाया जाए। वो इस लायक हैं कि उन्हें ख़ास तवज्जो दी जाए। आलम पना, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर इजाज़त हो तो एक सवाल अर्ज करूँ? अर्ज करो, इजाज़त है। आपके अजदाद फरगना से इस मुल्क में आए, लेकिन दरबार की ज़ुबान में उस खिलतों की ज़बान को शामिल नहीं किया गया। मेरा मतलब फारसी को इतनी तरजीह, आखिर इसके पीछे क्या मकसद रहा? हमारे आबा अजदाद ने किसी ज़बान को किसी दूसरी ज़बान पर कभी तरजीह न दी। इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ और ये तुम्हें तारीख में भी दर्ज मिल जाएगी। दरअसल मुगल सल्तनत के बादशाह हुमायूं को शेरशाह ने शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद लगभग 4 से ज़्यादा बरसों तक हिंदुस्तान पर शेरशाह की हुकूमत रही। हुमायूं उस दौरान फारस में मुकीम रहे, एक तरह से वहां के बादशाह शाह तमस्प के मेहमान बनकर।
फारस उस वक्त तहजीब और सकाफत का मरकज हुआ करता था। तो बादशाह हुमायूं को जब हिंदुस्तान का दोबारा बादशाह बनने का मौका फराहम हुआ, उन्होंने दरबार की जबान फारसी ही कर ली। वजीर, क्या मौसीकी सुनने का वक्त हो चुका है? आलपना, लगता है कुछ मौसीकार आए होंगे। ये मौसीकी की धुन उन्हीं मौसीकारों की। तो देर किस बात की? उन्हें उस्ताद नमेद खां, अदारंग और सदारंग के पास फौरन भेज दो। वो उनकी मौसीकी की मजीद बेहतरी की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बेहतर। मैं ये भी चाहता हूँ कि फनूने लतीफ़ाए रक्स और मुसव्विरी को भी तरजीह दी जाए, ताकि उसे भी परवान चढ़ने का मौका मिल सके। जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। बरखुरदार, मुगल सल्तनत की बुनियाद बहुत मजबूत थी, बिल्कुल एक शानदार महल की तरह। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन फिर अफसोस अफसोस, औरंगजेब के इंतकाल के बाद वही शानदार और अजीम महल अंदर से खोखला होने लगा। वही महल जो कई दहाइयों तक कभी ना खत्म होने वाली जंगों के खून से नहाता रहा, मुनहदिम हो रहा है। उम्मीद है, पर खुदार उम्मीद है कि जब आखिरी मुगल बादशाह के तौर पर तारीख का फैसला होगा तो वो फैसला औरंगजेब आलमगीर के हक में होगा कि तारीख के सफात पर वही आखिरी मुगल बादशाह करार पाएंगे, क्योंकि उनके बाद 12 बरसों तक 5 अलग अलग शहंशाहों ने सिर्फ इख्तिदार की सूरज को गरूब होता देखा, और फिर तारीकी सब कुछ निकल गई। रफ़ीउद दर्जात 10वें मुग़ल हुक्मरान थे। फर्रुखसियार के बाद उन्होंने मुग़ल हुकूमत की बागडोर 1719 में संभाली। सैयद बरादरान की वजह से ही वो तख्त पर बैठे थे, इसलिए इनके दौरे हुकूमत में भी इन्हीं का हुक्म चलता रहा। इनके अलील होने पर, इनके गुजारिश पर ही इनके बड़े भाई रफ़ीउद्दौला को तख्त पर बिठाया गया। 5 दिनों के बाद ही 1719 में ही रफ़ीउद दर्जात का इंतकाल हो गया। उसके बाद रफ़ीउद्दौला ने बाज़ाब्ता हुकूमत की बागडोर संभाली। सैयद बरादरान ने इन पर भी हुकूमत चलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत संभालने के कुछ रोज बाद ही उन्होंने अपने चचा सियार मोहम्मद से आगरा की हुकूमत वापस लेने की जंग में शिकस्त खाई। मोहम्मद इब्राहिम ने 1719 में कुछ दिनों के लिए हुकूमत की। एक अरसे के बाद मोहम्मद शाह ऐसे बादशाह को, जिन्होंने कमोबेश 30 साल हुकूमत की, यानी 1719 में हाकिम मुकर्रर हुए और 1748 तक हाकिम बने रहे। सैयद बरादरान की मदद से ही ये भी हुकूमत में आए, लेकिन जल्द ही रंगीला की मदद से सैयद बरादरान के चुंगल से निकल आए। इसके बाद उन्होंने निज़ामुल मुल्क को अपना वज़ीर आज़म बनाया। वज़ीर आज़म ने मुग़ल दौरे हुकूमत को संभाल लिया और बादशाह को हिदायत की कि आप अकबर की तरह तेज और औरंगजेब की तरह बहादुर बने, और मोहम्मद शाह ने इस पर अमल किया और जल्द ही अपने दादा औरंगजेब की हुकूमत को मजबूत करने में लग गए। लेकिन कुछ इलाके हाथ से जाते भी रहे
और कुछ इलाकों को हुकूमत का हिस्सा बनाया और अपने अजदाद की तरह हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को आगे बढ़ाया। गुस्ताखी के लिए माफी हुजूर। अर्ज करो। आपके कलाम की चर्चा तो जोरों पर है। क्या कहते हो तुम? मैं तो एक अदना सा शख्स हूं, और वैसे भी हुकूमत तो अब उस तरह से रही नहीं जैसे कि तब मुगल सल्तनत पहले हुआ करती थी। अब तो हम बराए नाम भर। गुस्ताखी माफ, ऐसा कहना बेहतर नहीं होगा। हालात साजगार है, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। है। अर्ज पर क्या कहने की ख्वाहिश रखते हो? मैं आपके अदबी ज़ौक़ की कद्र करता हूँ। अच्छा। कदरदानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि आपके कलाम की चर्चा हो रही है। भाई, मैं तो मुश्तरका तहजीब के लंबरदार बनने का ख्वाहिशमंद हूं। खुदा जानता है कि मैं इस सिलसिले में कितना फिक्रमंद रहता हूँ। आलम फना, क्या ये जरूरी है? बेशक जरूरी है, क्योंकि हमारे अजदाद ने हमेशा मुश्तरका तहजीब की कोशिश की है। बहरहाल मेरी एक और कोशिश जारी है। गुस्ताखी माफ जहां बना, मैं कुछ समझा नहीं। ये दरअसल एक मुख्तसर सी तारीख लिखने की शुरुआत है। तारीख? औरंगजेब के बाद की तारीख, इसे बाब से बुलंद पढ़ा जाए। मोहम्मद शाह के इंतकाल के बाद उनका बेटा अहमद शाह बहादुर 1748 में 13वां मुगल बादशाह बना। उस वक्त उसकी उम्र 22 बरस की थी। मोहम्मद शाह के जमाने से ही हुकूमत कमजोर होने लगी। अहमद शाह के जमाने में ये और कमजोर हो गई। यही वो जमाना था जब नादिर शाह ने उस वक्त की राजधानी दिल्ली पर हमला किया। इसके बाद एतमादुद्दौला ने 1748 में अहमद शाह और इनके वालिद को अंधा करके हुकूमत अपने कब्जे में ली। जनवरी 1745 में अहमद शाह का इंतकाल हुआ। इसके बाद जहांगीर शाह के बेटे आलमगीर दोम ने 13 जून 1754 को तख्त संभाला और कुछ ही दिनों में यानी 26 नवंबर 1754 को इनके हाथ से हुकूमत जाती रही। ये बहुत कमजोर हुक्मरान साबित हुए और एक बार फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाहजहां सोम ने एक बार फिर हुकूमत को दिसंबर 1954 में अपने कब्जे में लिया, लेकिन जल्द ही हुकूमत उनके हाथों से जाती रही। शाह आलम मुगल बादशाह के तौर पे 1759 में सामने आए। हुकूमत संभालते ही इलाहाबाद का रुख किया। अंग्रेज से बक्सर की जंग की। 1757 में अंग्रेज बंगाल में सिराजुद्दौला को हटाकर मीर कासिम के जरिए अपना सिक्का चला चुके थे। अब हिंदुस्तान के दूसरे इलाके में वो घुसने लगे। शाह आलम को अरबी ज़ौक़ भी था और उन्होंने अपना कलाम भी छोड़ा है। बरखुदार मैंने हमेशा इस बात को तस्लीम किया कि जिस हुकूमत की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई वो हुकूमत थी ही नहीं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये बरखुदार कि मेरे वालिद मरहूम अकबर शाह दोयम 1806 से लेकर 1837 तक हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन बस बराए नाम बादशाह थी, क्योंकि उस वक्त तक लगभग पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम हो चुका था। यहाँ तक के सिक्कों पर अंग्रेज हुकूमत का नाम चलने लगा। अच्छा, तो ये हकीकत है? बरखुदार, हाँ, यही हकीकत है।
ट्यूटोरियल्स के लिए जाना है, चलो। अरे भाई रहने दो, हमारा दोस्त बहादुर शाह जफर से गुफ्तगू करने में मशगूल था। तुम थे कहाँ? तू तो चलो, तुम्हारी वजह से हम सब लेट हो रहे हैं।